बात इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे और आपको बताएंगे कि जम्मू क्षेत्र में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों की तैनाती होगी और यह तैनाती इसलिए होगी क्योंकि जम्मू में अब आतंकी पैर पसार रहे हैं। 2500 से ज्यादा राष्ट्रीय राइफल्स के जवान तैनात होंगे, यानी आरआर 2500 से ज्यादा राष्ट्रीय राइफल्स के जवान यहां पर रहेंगे। सेना की 16वीं कोर को मिलेगी अतिरिक्त आरआर यूनिट, यानी एक्स्ट्रा यूनिट इनको दी जाएगी, जिससे ये और मजबूत हो जाएंगे। जम्मू में पांव पसार रहे आतंकवाद को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है और जाहिर सी बात है कुछ ही समय पहले गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। जम्मू में उन्होंने सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। विशेष तौर पर अब कश्मीर के बजाय जम्मू को टारगेट किया जा रहा है। जम्मू के कई जिलों को टारगेट किया जा रहा है, जिसका प्रमाण भी आपके सामने है और कई बार हमने आपको खबर और जानकारी भी बताई है। खास तौर पर पंजाब से सटा और आईबी से सटा हुआ इलाका कठुआ, जो मुख्य द्वार भी है जम्मू कश्मीर का, पहला जिला है। वहां से आगे सांबा की बात करें तो वहां पर भी मूवमेंट देखी जा रही है। इसके साथ साथ कठुआ से ही सटा हुआ इलाका जो है, जो उसका बैक एरिया है, बैक रीजन है, वो सीधे डोडा से जुड़ता है, डोडा भद्रवाह से जुड़ता है। वो एक पूरा पीर पंजाल का एरिया है, जिसे पारंपरिक रूट माना जाता है आतंकवाद का, जिसे 1990 से अपनाया गया है और उसी को एक बार फिर से अपनाते हुए आतंकी नजर आ रहे हैं। उसी मैप के चलते वो आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कठुआ में जो आतंकियों की सक्रियता है वो बढ़ रही है। कल भी वहां पर छोट-मोट सी जो एक्टिविटीज थी वो सामने आई थी वहां पर। और इसके साथ साथ डोडा से सटा हुआ किश्तवाड़ का इलाका, जो जम्मू रीजन का सबसे आखिरी जिला है, जिसका एक तरफा बॉर्डर हिमाचल से, एक तरफा बॉर्डर लद्दाख से, एक तरफा बॉर्डर कश्मीर के कुछ जिलों से लगता है, एक तरफा बॉर्डर डोडा से लगता है। तो वो भी अपने आप में एक ऐसा संवेदनशील जिला है जहां पर हमेशा ही आतंकवादियों ने जिसे अपना ठिकाना और निशाना बनाया है। यही वजह है कि कुछ ही समय पहले वहां पर 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया था छात्रों के इलाके में। इसके साथ साथ रियासी भी एक ऐसा जिला है जो इनसे अछूता नहीं है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। शिल्पा, ये कितना बड़ा कदम है सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के नजरिए से, क्योंकि जिस तरह से जम्मू को एक सेंटर बनाया गया है कश्मीर के बजाय, पहले हम हमेशा ये सुनते थे कि कश्मीर के इस जिले में, पुलवामा में, अनंतनाग में, वहां पर मुठभेड़ हुई, 2 आतंकियों को मारा गया या 3 आतंकियों को मारा गया, ये सब वहां पर सुनाई देता था। लेकिन अब जम्मू के अंदर खास तौर पर कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ से गतिविधियां आ रही हैं, ये कितना बड़ा कदम है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू संभाग में जिस प्रकार से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अब जल्द ही जम्मू संभाग में राष्ट्रीय राइफल की तैनाती की जाएगी और भारतीय सेना ने अपनी रणनीति को जो है वो सख्त बनाने के लिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय राइफल की तैनाती देखने को मिलेगी और स्पेशली उन इलाकों में जो कि आतंकी ग्रस्त इलाके हैं, उधमपुर, कठुआ, रियासी और साथ ही साथ सांबा आप देखेंगे जहाँ पे काफी बीते समय में आतंकी घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। इस राष्ट्रीय राइफल की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में एक बार फिर से जो है वो अलाइट यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो उनकी तैनाती होगी और ये जिस प्रकार से नगरोटा स्थित सेना के जो है वो 16 कोर के अतिरिक्त भारतीय सेना की जो है वो तैनाती यानी कि उन्हें जो है वो दी जाएगी। और साथ ही साथ देखिए जिस प्रकार से 90 के दशक की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो ये इलाके हैं, उधमपुर, कठुआ, रियासी, ये जो इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था और एक समय पे यहाँ पर जो है वो आतंकी मुक्त जो है वो कर दिया गया था और वहां पर एक भी आतंकी घटना नहीं होती थी, यानी कि ना के बराबर होती थी। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे जम्मू संभाग कहीं ना कहीं टारगेट पे है और जम्मू संभाग को कहीं ना कहीं टारगेट भी किया जा रहा है क्योंकि लगातार आतंकी घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। और 90 के दशक की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं आतंकी दल जो है वो पुराने रूटों का जो है वो सहारा लेते थे जहां से वो घुसपैठ कर सके, जंगल हो, नदी नाले हो, उनका जो है वो सहारा लिया जाता था। तो ये जिस प्रकार से राष्ट्रीय राइफल की जो है एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो वापसी हो रही है क्योंकि ये राष्ट्रीय राइफल जो है वो पहले समय में उन इलाकों में होते थे 90 के दशक में जब यहाँ पे आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती थी। तो अब इन राष्ट्रीय राइफल की जो है वो वापसी हो रही है और करीबन जो सोर्सेज बता रही है कि 2500 से भी अधिक इन जवानों को जो है वो आतंकग्रस्त इलाकों में तैनात किया जाएगा, क्षेत्र में शांति बनी रहे और साथ ही साथ जो सुरक्षा ग्रिड है उसे भी जो है वो मजबूत किया जाए। बिल्कुल शिल्पा, सही कहा आपने। 90 के दशक जैसा माहौल बनाना आतंकियों की तरफ से, वो लगातार उस पथ पर चल रहे हैं। पाकिस्तान भी वही नीति अपना रहा है जो पहले अपना रहा था 90 में, लेकिन उसके बाद आतंकवाद पर कंट्रोल किया गया था, नियंत्रण किया गया था।
क्या एक बार फिर से यही नीति भारत की तरफ से भी अपनाने की जरूरत है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि जल्द से जल्द जो घुसपैठ, आतंकी घुसपैठ हो गए हैं, जो अभी सक्रिय हैं इन इलाकों में, उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए? देखिए, जिस प्रकार से मैंने 90 के दशक की बात की है कि जो पुराने रूटों का आतंकी दल इस्तेमाल करते थे, तो कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों का भी ये कहना है कि जो पुराने रूटों का इस्तेमाल करते थे, हो सकता है वो फिर से सक्रिय हो। जो जंगल है, नदी नाले हैं, हो सकता है कि वहां से फिर से जो है वो आतंकी दल जो है वो घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर घुसपैठ कर चुके हैं। तो ये संभावना है, फिलहाल इससे कोई पुष्टि करनी है, लेकिन ये संभावना है। तो उन इलाकों में जाकर जो है, जहाँ जो आतंकी ग्रस्त इलाके हैं, वहां पर जब राष्ट्रीय राइफल की तैनाती होगी तो पूरी तरीके से सुरक्षा ग्रिड जो है वो मजबूत होगा। क्षेत्र में फिर से जो है वो शांति देखने को मिलेगी। और ये भारतीय सेना ने जिस प्रकार से ये रणनीति को अपनाया है, तो एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है, क्योंकि आतंकी घटना काफी ज्यादा उनमें वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। कठुआ में आप देखिए, उधमपुर में देखिए, सांबा में देखिए, लगातार जो है वहां पे आतंकी घटनाएं बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है कि अब जम्मू संभाग में जो पहले शांति बनी होती थी, वो शांति जो है वो फिर से देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल शिल्पा, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं वो तकनीकी रूप से लैस नजर आ रहे हैं। उनसे ऐसे उपकरण, ऐसे हथियार बरामद किए हैं जो बहुत ही तकनीकी रूप से लैस हुए हैं। हमने देखा है बहुत बार ऐसे, और जल्दी से सेना की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि सेना की अतिरिक्त टुकड़ी यहां पर भेजनी पड़ी, ताकि रणनीति में सुधार हो, रणनीति में जो निशाना सेना का है वो सटीक लगे। जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से कठुआ की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा वहां पर कई सारे जो है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है वो बरामद किए गए। तो साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ इन्विटेशन जो है वो काफी ज्यादा हुई है, जिसके चलते उनके पास पूरी तरीके से सामान है, खाने पीने का सामान हो या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो, तो पूरी तरीके से उनके पास सामान है। तो ये राष्ट्रीय राइफल जो कि यानी एंटी टेरर ऑपरेशन करेंगे, उन्हें ढूंढ कर जो है वो मार गिराया जाएगा, ताकि जम्मू संभाग में जो आतंकी घटनाएं हो रही है, उन आतंकी घटनाओं में जो है वो वृद्धि देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिल्पा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। फिलहाल सेना की एक और टुकड़ी यहां पर बढ़ाई गई है, एक यूनिट दी गई है जिसमें 2500 से ज्यादा जवान तैनात होंगे, जो आतंकी ग्रसित इलाके हैं उनमें तैनात रहेंगे, और जल्द से जल्द उन आतंकियों को एलिमिनेट किया जाएगा जो आतंकी इन क्षेत्रों में इस समय सक्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात होगी रामबन की, जहां पर हाईवे से मलबा हटाने का काम जोरों पर चल रहा है और शाम तक एक तरफा यातायात बहाल हो सकता है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको रामबन से बता रहे हैं, जहां पर शाम तक एक तरफा यातायात हो सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आज रामबन दौरा करेंगे, बैठक कर हालात और राहत अभियान की वहां पर समीक्षा भी करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी घटना कल रामबन में देखने को मिली थी, क्लाउड बर्स्ट, और उसके बाद जो तस्वीर वहां पर बनी, पूरा जो पानी है, पूरा जो मलबा है, पूरी जो बाढ़ जैसी स्थिति थी वो सड़कों पर आ गई, और जितने भी वाहन वहां पर उस समय मौजूद थे, जितनी भी गाड़ियां उस समय वहां पर मौजूद थी, वो तमाम गाड़ियां उसमें आ गई, उस जद में आ गई। कई ऐसी गाड़ियां थी, कई ऐसे ट्रक थे जो वहां पर फंसे हुए, कई छोटी गाड़ियां थी, स्कॉर्पियोज थी, जो हमने तस्वीरें भी आपको कल बताई थी, वो पूरी तरह से मलबे में दबी हुई थी। उसके बाद वहां पर कुछ नुकसान भी हुआ था, प्रॉपर्टीज का नुकसान भी हुआ था, लोग भी परेशान नजर आ रहे थे, कई लोगों के घर टूट गए थे, सामान बह गया था, बेघर हो गए थे, कुछ लोगों की मौत हुई थी, कुछ लोग वहां पर घायल भी हुए थे। उसके बाद अलग अलग लेवल पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो भी कदम उठा रही है, राहत अभियान चला रही है। सेना ने भी अपने हाथों को आगे करते हुए वहां पर खान पान, या जो लोग बेघर हुए हैं, जिन्हें अभी खाना पीना सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। मेडिकल कैंप भी वहां पर लगाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी चुनौती एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खड़ी हुई थी, वो रोड क्लियरेंस की थी, क्योंकि सड़क को बहाल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जम्मू से कश्मीर के लिए जो जाने वाला रास्ता है, वो यही रास्ता है जहां से हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक कश्मीर की तरफ पहुंचते हैं। नदीम इकबाल रामबन से हमारे साथ, हमारे संवाददाता है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए वहां के एसएसपी का क्या कुछ कहना है। बड़ा डिजास्टर के बाद हमारा चैलेंज था मौसम। हम मौसम के इम्प्रूवमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, और आज मौसम खुला हुआ है, और आप देख रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे को ओपन करने की कार्रवाई शद्दोमत से जारी है, और हमें उम्मीद है कि शाम तक हम एटलीस्ट वन वे नेशनल हाईवे को खोल पाएंगे, और जो लोगों की दुविधा है वो किसी हद तक ख़त्म हो जाएगी। उनसे कहते हैं कि संयम बनाए रखें। काफ़ी लोगों को हमने अलग अलग राहत पहुंचा दी है
कईयों को हमने वापस मोड़ के बनियाल की तरफ भेजा है और कई लोग यहाँ से निकल के आए हैं। संयम बना के रखें। शाम तक मुझे लगता है जो जिस स्पीड से काम चल रहा है, शाम तक नेशनल हाईवे एटलीस्ट 1 ट्यूब ओपन हो जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे स्पॉट से जुड़े हुए हैं। नदीम, आप इस वक्त मौके पर हैं, क्योंकि रोड को खोलना, इस मार्ग को खोलना एक बहुत बड़ी चुनौती एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनी हुई थी। कल वहां के एसएसपी ट्रैफिक ने भी कहा था कि भाई इसमें बहुत टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। क्या मंशा साफ है प्रशासन की कि जल्द से जल्द कम से कम एक तरफा रोड को खोल दिया जाए? बिल्कुल, देखिए शीतल, इस वक्त मैं सेरी के मकाम पर हूँ। चंबा सेरी का यह मकाम है और जहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इस तरफ आप देखेंगे कि दोनों ट्यूब्स है जो बंद है और ये मशीनरी जो यहाँ पर रोड क्लियरेंस में लगाई गई थी, लेकिन वो अभी काम नहीं करी। हालांकि एक तरफ की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ भी जो मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है रोड रेस्टोरेशन में, रोड को क्लियर करने में, हालांकि ये काफी चैलेंजिंग में रहेगा। और एसएसपी रामबन की बात करें, उन्होंने तो बताया है कि हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक हम रोड को जो है रेस्टोर करें और वन वे ट्रैफिक चलाएं, लेकिन ये पॉसिबल लग नहीं रहा है। क्योंकि वहीं अगर हम पीडी एनएचआई की बात करें तो उनका ये मानना है कि लगभग हफ्ते का टाइम लगेगा हमें, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि कहीं जगहों पर हमारी मशीनरी भी जो है मलबे के नीचे आ गई है। और जब मलबे के नीचे मशीनरी आई है तो उससे आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो मशीनरी यहाँ पर इस तमाम सिचुएशन से निपटने के लिए रखी गई थी वो भी इस वक्त इनके पास अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद क्योंकि हाईवे पर मैं देख रहा हूं कि यहाँ इस तरह के हालात आज से पहले कभी बने नहीं और ना कभी मैंने देखे हैं। तो यहां से आप देखेंगे क्योंकि एक तरफ गाड़ियां भी जो मलबे के तले दबी हुई है उन्हें भी वहां से निकालना है, उसके साथ साथ कहीं जगहों पर जो सड़क सिंक हो गई है, जैसे मार्रोग के इलाके में आप देखेंगे सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है और कई जगहों पर आप देखेंगे कि मलबा सड़क पर पड़ा हुआ और कल से अभी तक वहां पर मशीनरी भी इस्तेमाल नहीं की गई है। तो यानी ये चीज की नेशनल हाईवे के पास मशीनरी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो रोड को जल्द से जल्द या वार फुटिंग बेसिस पे जो रेस्टोर करे, लेकिन उसके साथ साथ में जहां पर मशीनें लगाई गई हैं अगर वो काम नहीं कर रही है और फिर अगर ऐसे में मौसम ने करवट दोबारा से बदली, अगर मौसम के सूरत हाल बदलते हैं तो इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग हफ्ते का टाइम लग सकता है रोड को रेस्टोर करने में। हालांकि मशीनरी को अभी इस्तेमाल किया गया है और सियासी रहनुमाओं की बात करें, सियासी रहनुमा भी यहाँ आ रहे हैं लोगों का हाल पूछने के लिए, लेकिन सिचुएशन काफी हम देख रहे हैं कि परेशानियों से भरी हुई है। चाहे आप उन लोगों की बात करें जो इस वक्त घरों के अंदर से मलबा निकाल रहे हैं, उनकी मदद के लिए कोई पहुंच नहीं रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं गम व गुस्सा है सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि सभी लोग इस वक्त हाईवे को रेस्टोर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन रामबन कैफेटेरिया की बात करें, रामबन हम बास मोहल्ला की बात करें, रामबन हायर सेकेंडरी के मोहल्ला की बात, धर्मकुंड की बात करें, वहां पर लोग जो इस वक्त परेशानियों में मुब्तला है, जो बेघर हुए हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते का समय लग सकता है, उतनी मशीनें वहां पर उपलब्ध नहीं हैं जिनको एक समय में लगाया जा सके और जल्द से जल्द रास्ते को खोला जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है, ये सिर्फ रामबन और बनिहाल का मुद्दा नहीं है, ये जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है, ये दोनों संभागों को आपस में जोड़ता है। इसलिए भी ये मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लाखों की संख्या में वहाँ पर पर्यटक भी पहुँचते हैं, पर डे वहाँ पर लोग आते जाते हैं। तो क्या इस और ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा? देखिए, कुदरत के अगर हम मुकाबले की बात करें तो कोई कर नहीं सकता और ये सिचुएशन 2-4 घंटे में पैदा हुई है और इसमें आप कहें कि मशीनरी इतनी ज्यादा पहले ही रख ले यहाँ पर और फिर जब इस तरह के सूरत हाल पैदा होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि मशीनें भी दब जाती हैं। ये जाहिर सी बात है कि ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जो है शहरक का काम करती है रियासत के लिए और पूरा जो टूरिस्ट है वो लगभग यहाँ से निकलता है। लेकिन इसमें भी आप इस चीज को देखें कि जो इस वक्त के पैदाशुदा सूरत हाल है और पीडी एनएचए ने खुद कहा है कि मेरी मशीनरी भी इसके नीचे दबी हुई है, तो इतनी ज्यादा मशीनें कि लगभग हफ्ते का टाइम लगेगा। वहीं अगर कल शाम की बात करें, ट्रैफिक जो नेशनल हाईवे हैं उन्होंने कहा था कि एसएसपी ने कि 10 दिन का वक्त लगभग लग सकता है। तो अब ये तमाम चीजें हम कहें कि अभी कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन हालात काफी संगीन है, काफी पेचीदा है, जिसे निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन वक्त लगेगा। जी नदीम, कल वहां पर डिप्टी सीएम आए थे, आज मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। कब वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या आश्वासन वहां पर आम लोगों को दिया जाएगा, या फिर जो नेशनल हाईवे खोलने के लिए एक बड़ी चुनौती है उसको लेकर मुख्यमंत्री से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं?
बिल्कुल, देखिए शीतल, यहाँ अगर हम देखें, क्योंकि सियासी रहनुमा भी यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, जो कुछ ही लम्हों में रामबन के अंदर पहुंचेंगे, उसके बाद सीएम ने भी पहुंचना है। लेकिन ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, ये सिचुएशन को मॉनिटर तो करेंगे, लेकिन निगरानी करने के साथ साथ में उन लोगों से भी क्या मिलेंगे जो इससे मुतासिरा है, क्योंकि वो लोग सड़क के आसपास तो रह नहीं रहे, क्योंकि सड़क से दूर वो लोग हैं और वो नाराज है कि हमारे पास कोई हमारा हाल पूछने के लिए नहीं आया। खासकर धर्मपुर, जहां लगभग 1 दर्जन के आसपास रिहायशी मकानात को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और ऐलानात एक तरफ होता है, लेकिन उसके बाद उन चीजों पर अमल करना और लोगों को उस तरह की रिलीफ फराहम करना, ये काफी चैलेंजिंग रहता है। और रामबन के अंदर ये चीजें पहली बार तो हुई नहीं है। रामबन के अंदर अक्सर देखते हैं कि इस तरह की वारदातें देखने को मिलती है, लेकिन फिर उसके बाद वो फाइल्स चलती तो हैं, लेकिन लोगों को ना मुआवजा मिलता है ना राहत मिलती है। जी शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी बताई। देखिए, कल डिप्टी सीएम पहुंचे, अभी थोड़ी देर में एलओपी भी पहुंचेंगे, जैसे हमारे सहयोगी ने कहा, और शाम तक मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ दावों से बात होगी या फिर हकीकत में जमीनी स्तर पर काम भी करना होगा? इधर डोडा की बात करें, जहां पर आज भी बारिश के आसार बने रहे, मौसम के फिर बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है डोडा में भी, और तभी स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान आज बंद है और जिला प्रशासन ने मौसम के मद्देनजर ये आदेश जारी किया है। देखिए, डोडा भी एक ऐसा इलाका है, रामबन और डोडा जो एडजॉइनिंग इलाके हैं, बटोत के साथ डोडा भी मिलता है, बिल्कुल आपस में ये दोनों जिले मिलते हैं। ऐसे में वहाँ की जो पहाड़ी इलाके हैं वो एक तरह के सम्मान है, और वहाँ पर भी लैंडस्लाइड जैसे इलाके बहुत सारे हैं। वहाँ पर भी कई बार बादल फटने से नुकसान हुआ है और सड़कों पर पानी जमा हो गया है, या फिर घरों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है। तो आज मौसम खराब होने के चलते डोडा में भी प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है, और फैसला लेते हुए सभी स्कूल, कॉलेजेस और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी बंद करने का फैसला लिया गया है, ताकि वहाँ पर कोई नुकसान ना हो। जो स्कूल, कॉलेजेस में जाने वाले लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो किसी भी प्रकार से वहाँ पर इस मौसम के जरिए प्रभावित ना हो, क्योंकि मौसम ने पिछले 2 से 3 दिन में ऐसा कहर बरपा है जिससे प्रशासन को अब सतर्क रहना पड़ रहा है। विकास मनहास डोडा से हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, आज भी मौसम खराब है और वहां पर प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाए, स्कूल, कॉलेजेस, सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को बंद रखा गया है। कब तक ये ऐसी सिचुएशंस वहां पर बनी रहेगी? देखिए शीतल, जिस तरह से मौसम विभाग की जानकारी के बाद बिल्कुल मौसम ने करवट बदली है, और ऐसे में डोडा के अंदर मौसम जो है बार बार बदल रहा है, यानी दोबारा से बादल छा रहे हैं, बादल गरज रहे हैं और हवा तेज चल रही है, तमाम चीजें, और कई जगहों पर इस तरह से नाले चढ़कर आ रहे हैं। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा फैसला और अच्छा फैसला है, क्योंकि तमाम स्कूल को बंद रखा है, चाहे फिर कॉलेज हो, प्राइवेट स्कूल हो, इन तमाम स्कूल को एक आदेश यानी ऑर्डर जारी किया था कि आज के दिन सब बंद रहेंगे। और ऐसे में अभी भी देख लीजिए, बिल्कुल आसमान में जो है बादल गरज रहे हैं और डोडा के कई हिस्सों में अभी भी तेज बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 दिन से लगातार इसी तरह का बना हुआ है, और ऐसे में जिस तरह से रामबन में अब देखने को मिला है जहां पर बादल फटा है, तो ऐसे में डोडा की टोपोग्राफी भी सेम है, और ऐसे में डोडा के कई हिस्सों में भी ये सब चीजें आज से कई बार देखने को मिली है। तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई नुकसान हो, और ऐसे में प्रॉपर तरीके से अलर्ट जोन पे है, चाहे फिर हाईवे हो या फिर बिल्कुल टच में है, इमरजेंसी नंबर जारी करके रखे ताकि किसी तरह का कोई नुकसान हो। और सब लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं कि अपने घरों में बैठ रहें, क्योंकि हर 1-2 घंटे के बाद मौसम करवट बदल रहा है और तेज रात बारिश देखने को मिल रही है, हवा तेज चल रही है। अब विकास, स्कूली बच्चों को लेकर या स्कूलों को लेकर क्या ये फैसला अभी बरकरार रहेगा, या फिर आज दिन के लिए ही फिलहाल प्रशासन ने ये फैसला लिया है? देखिए, जो मौसम की जानकारी या वेदर एडवाइजरी जो सामने आई थी, उसमें 21 तारीख तक बताया गया था कि 21 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने भी इसी तरह का फैसला जारी किया कि आज के दिन बंद रहेगा। अगर ये मौसम इसी तरह से करवट बदलता रहा और बारिश तेज आती रही, या इस तरह से जो जोर से बादल गरज रही, तमाम चीजें देखने को मिलती, तो हो सकता है कल भी इस तरह का ऑर्डर जारी हो सकता है, क्योंकि
इसकी डोडा के अंदर लगातार इस तरह की चीजें, चाहे फिर तेज हवा से पेड़ टूट रहे हैं, कई जगहों पर टेनियां टूट रही हैं, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, कई घरों के ऊपर से छत उड़ रहे हैं, ये तमाम चीजें जहां पर डोडा के अंदर कई हिस्सों में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहता कि कोई किसी तरह का नुकसान देखने को मिले। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन आम लोगों को भी ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। डोडा एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, काफ़ी ऊंचे इलाकों पर लोग रहते हैं, उनके लिए भी ये जो सिचुएशंस बनती हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। अब पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम के बिगड़ने के तेवर शुरू हो गए हैं। कठुआ के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरेंगे। देखिए, कठुआ से एक बड़ी खबर है। कठुआ के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। 24 और 25 अप्रैल को भारी आंधी तूफान की भविष्यवाणी की गई है। देखिए, पिछले ही 2 दिन पहले जम्मू के अंदर जबरदस्त आंधी तूफान आया था, लेकिन 2 दिनों के बाद यानी 24 और 25 को जबरदस्त आंधी तूफान की भविष्यवाणी फिर से की गई है मौसम विभाग की तरफ से। गेहूं की फसल, पहाड़ों में बादाम व सेब के बाग जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, क्योंकि कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है जिससे फसलें या बाकी जो चीज़ें हैं, इतना ही नहीं, लोगों को भी नुकसान हुआ है। कई के घर टूटे हैं, कहीं के आशियाने टूटे हैं, कहीं की दीवारें गिरी हैं, कई पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। इससे पहले जब हमने रामबन की खबर बताई थी, आपने खुद वो तस्वीर देखी थी और उस तस्वीर से ये गवाही दे रही थी कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। और अब जाकर जो मैदानी इलाके हैं जम्मू के, खास तौर पर जिसमें कठुआ है, कठुआ के साथ सांबा सटा हुआ है और कठुआ में भी ओले गिरे हैं, वहाँ पर भी मौसम खराब हो रहा है। और ये अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज आम लोगों के लिए बनेगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए भी जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर है, किसान हैं और किसानी करते हैं। इसी को लेकर रंजीव मेहता कठुआ से हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। रंजीव, अब जबकि हमने रामबन देखा, रियासी देखा, डोडा देखा, किश्तवाड़ देखा, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर नुकसान हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी मौसम को लेकर दी गई है। बिल्कुल शीतल, यहाँ पर मौसम जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जो मौसम ने जो रौद्र रूप लिया है, उसका पूरा असर अब कठुआ जिले में भी दिखना शुरू हो गया है। कल शाम को ऊपरी इलाकों की बात करूं, वो बनी जहाँ बिलावर के ऊपरी इलाके जितने भी है, वहां पर काफी तेज हवाएं चली और बारिश हुई। वहां पर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि इतनी ज्यादा हुई कि वहां पर सेब की फसल और बादाम की फसल के जो बाग है उनको काफी नुकसान हुआ है। और उसके बाद इस इलाके की बात करूं, मैदानी इलाके में, तो किसान इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई में मसरूफ है और किसानों के चेहरे पर जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है, तो उनके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें वो साफ देखी जा रही हैं और अपनी फसल को समेटने की जल्दबाजी में दिख रहे हैं किसान, क्योंकि 40,000 एकड़ जो कठुआ जिले में है, वहां पर गेहूं की फसल जो है वो अभी तक, उसमें से 90% फसल जो है अभी खेतों में खड़ी है और जिसकी कटाई के लिए अगले 15 से 20 दिन जो है वो काफी क्रूशल माने जाते हैं, क्योंकि अगर मौसम ठीक रहता है तो किसानों की मिसाल की मेहनत उनको मिलेगी, नहीं तो मेहनत पर पानी फिर सकता है अगर मौसम बिगड़ रहा। मौसम विभाग की माने तो 24-25 अप्रैल तक जो है वो तेज हवाएं और आंधी तूफान चलने की अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। और आज सुबह भी कठुआ के कुछ इलाकों में तेज बारिश देखी गई, कई जगह पे धूप खिली हुई है और कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। तो इस तरह का मौसम जो मिजाज बदला है, उसकी प्रेडिक्शन करना मौसम विभाग के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन रंजीव, कई जगह पे फसलें किसानों की दोबारा से उग जाएंगी, वो दोबारा से बनेंगी, लेकिन आम लोगों को इसका कोई प्रभाव ना पड़े, आम लोगों तक कोई नुकसान ना हो जैसे बाकी जिलों में हुआ है, उसको लेकर क्या गाइडलाइंस हैं अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी कठुआ जिले की बात करूं तो इतनी कोई
कोई इतनी गंभीर बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से ये एहतियात जरूर बरती गई है। जब तेज हवाएं चले तो लोग अपने घरों के बाहर ना निकले, तो जिसके चलते वहां पे लोगों को हिदायतें जरूर, खासकर पहाड़ी इलाके की बात करूं, अभी जो 4 दिन पहले आंधी तूफान आया था, अभी तक बिजली का निजाम तो उससे दुरुस्त हो नहीं पाया पूरी तरह से, लेकिन फिर से अगर आंधी तूफान की भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, तो लोगों की चिंताएं जो है वो लाजमी हो जाती है चिंताएं। तो इसके चलते लोगों को हिदायत यही है कि वह लोग अपने घरों में रहे, जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाहर कम निकले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, हमारे साथ आपने जानकारी साझा की, हमारे लोगों को अपडेट किया। कठुआ में भी आने वाले दिनों में मौसम खराब हो सकता है, उससे नुकसान भी हो सकता है। ऑलरेडी किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।